एवरीवन, दिस इज जुएल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससीडी का एक नया चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हम एमएससीडी का पूरा जितना भी इस चैप्टर से आने वाला कॉन्सेप्ट है सारे के हम फॉर्मूला बेस्ड पूरी थ्योरी देखेंगे। मैंने पूरा लेसन ही कवर किया है, ऑल द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस, सो एक मस्ट वॉच वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड इसके बाद हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज करेंगे। So let's start the further video without wasting the further time. Magnetic force. Magnetic force जो है, it is the formula that is F is equals to B Q V. ठीक है, ये जनरली हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमको और भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस डॉट B क्रॉस B बार। ठीक है, अब ये सारे वेक्टर फॉर्म के अंदर रिलेशंस हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि अगर ये फॉर्म अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स बोलता हूं तो मैं इसको बताऊंगा Fm से, Fm इज इक्वल टू BQV। ठीक है, और इसी की तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 11 चैप्टर में देखा था, सॉरी 10 चैप्टर में देखा था, दैट वाज F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें मालूम रहनी चाहिए, और अगर इसके अंदर हम वेक्टर फॉर्म का बात करेंगे तो ये वाला इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, ये भी फार्मूला यूजफुल है। अगर वेक्टर के अंदर ज्यादातर रिलेशंस इस लेसन से पूछा जाता है तो ये ध्यान में रखें। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो Q इंटू E होता है। ठीक है, अब ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स के बाद एक नया कंसेप्ट है लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये क्या फोर्स होता है? दिस फोर्स इज द टोटल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बस उन दोनों को ऐड किया है, मैग्नेटिक फोर्स को लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा है, उसमें से Q दोनों के अंदर कॉमन है तो उसको कॉमन निकालकर ये जो चीज बन रही है, दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, एंड इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जनरली हमें फार्मूला BQV याद रखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने अगले पॉइंट पे, दैट इज इसके केसेस हम देखेंगे। ठीक है, किसका? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इफ B and V are parallel to each other, मतलब ये दोनों B और V जो है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए मींस वहां पे एंगल जो बन रहा है वो साइन थीटा का, क्योंकि यहाँ ऑब्वियस सी बात है अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में F बार इज इक्वल टू Q इंटू V बार क्रॉस B बार। ठीक है, और एग्जिस्ट करता है कौन सा? N। अभी यहाँ पे N क्या दिखाऊंगा क्योंकि ये इसके बाद वाले में मैं एंगल को लेके आता हूँ। So it will be BQV sin theta into n cap. So this is what the relation of vector representation. तो magnetic force is equal to BQV sin theta. ये बात ध्यान में रखिए, ये है कि ये रिलेशन रहेगा। एंड अगर इस बेसिस से देखा जाए कि BQV sin theta है, दैट मींस यहाँ पे एंगल कितने का है? अगर ये पैरेलल है तो एंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सो एंगल इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो। So therefore मेरा फोर्स जो हो जाता है वो हो जाता है जीरो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ BQV sin थीटा जो है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है थीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो थीटा जीरो मतलब साइन जीरो जीरो हो जाता है, सो इट बिकम्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू जीरो। एंड अगर ये पैरेलल है तो एक और कंडीशन है जो टेक्स्ट बुक में बता के रखी हुई रहती है एक्स्ट्रा, कि अगर फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q V बार क्रॉस B बार। ठीक है, तो अगर ये फोर्स जीरो हो रहा है, सही है, अगर ये फोर्स जीरो हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि V बार भी मतलब वेक्टर जो है, वेलोसिटी जो है ये भी जीरो हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि B जीरो होगा, ऐसा 100% नहीं कह सकते। ऐसा हो सकता है कि अच्छा V जीरो हो गया है, V जीरो हो गया है मतलब सारा टर्म ही जीरो हो जाएगा ना, तो ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे V बार मैग्नेटिक इंडक्शन भी जीरो है, नो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चांसेस है, बस ये समझाया गया है तो मैं भी समझा दे रहा हूँ, ये कंडीशन है, बस आपको ये याद रखना है केस वन के लिए अगर पैरेलल है दोनों एक दूसरे से तो फोर्स जीरो हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर है मतलब sin 90 इज 1, देयरफॉर फार्मूला जो हो जाएगा फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, दैट विल बी BQV ओनली एज इट इज। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। So these are the things which we have to understand by the concept of magnetic force. ठीक है,
BQV सबसे पहले फार्मूला, देन देयरफॉर एक रिलेशन हमें याद रखना है पैरेलल के लिए, एक परपेंडिकुलर के लिए, एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बस इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। एंड विद दिस वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन में, दैट इज साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन के ऊपर भी एक पॉइंट है, मैंने लिखा है यूनिट का, जो हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखा था। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BQV होता है, एंड उसके बेसिस पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट जो है हम ऑलरेडी जानते हैं, फोर्स है मतलब न्यूटन ही होगा, ठीक है। हम मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फॉर्मूला निकाले तो F/Q × V इज इक्वल टू B हो जाएगा, सही बात है। सो अगर मैं फॉर्मूला देखूं इसके हिसाब से तो F का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन Q मतलब कूलोम में होगा, और V मतलब वेलोसिटी है मतलब मीटर में होगा। सो देयरफॉर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट न्यूटन पर कूलोम मीटर बोल सकता हूँ, और अदरवाइज हमें ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसका यूनिट टेस्ला भी रहता है, ठीक है। तो ये बात समझ जाओ। आगे एक और बात जो पूछी जाती है कि एक टेस्ला का रिलेशन जो है इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है, ये भी बात दिमाग में रखनी जैसे, ठीक है। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। ये गॉस कोई ऐसा यूनिट नहीं है, कन्वीनियंट यूनिट है टेस्ला का, इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन के बारे में देखा जाए तो इट इज जस्ट ऐसा कि एक सर्कुलर मोशन जैसा है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा। तो दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया है, और इससे हम निकालेंगे वेलोसिटी। लेट्स सी, अब सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फोर्स BQV होता है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, सर्कुलर मोशन में सीखा है। सो यहाँ से एक v और एक v कैंसिल हो जाएगा, सो माय फार्मूला बिकम्स BQ इज इक्वल टू mv/r, एंड सिर्फ अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो v विल बी इक्वल टू BQR/m, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए, ये भी एक यूजफुल इक्वेशन है जो हमें आगे डेरिवेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के लिए शुरुआत में तो यही है, साइक्लोट्रॉन मोशन कैसे करता है, साइक्लोट्रॉन की मोशन मतलब ही वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज बताया हुआ है। आगे इसके बाद बात करेंगे सेकंड पार्ट पे, विच इज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेटर तो अब मोशन में तो है, मतलब वेलोसिटी तो है, तो एक्सेलरेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका टाइम पीरियड को, ठीक है। इसमें हम यही डिराइव करेंगे कि टाइम पीरियड क्या है, देन एक्सेलरेट कर रहा है मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होगी, तो दोनों चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से बात करें तो स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सही है, हाँ। तो यहाँ पे अगर स्पीड देखा जाए, हमें टाइम निकालना है क्योंकि टाइम पीरियड है, सर्कुलर मोशन करेगा तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। इस बार मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस विल बी 2πr अपॉन स्पीड कितना है, वेलोसिटी v, ठीक है। एंड वेलोसिटी हमने अभी भी निकाला, दैट इज BQR/m, है ना। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सो 2πr एज इट इज रह जाएगा, BQ है ना, BQR अपॉन m डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में गया है, मतलब वो दोनों ही वो टर्म जाके न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा, सो आई गेट एज टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2πm अपॉन BQ, ठीक है। सो दिस इज द टाइम पीरियड। और अगर इसी के टर्म्स में अगर हमको फ्रीक्वेंसी बोला होगा तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि हमको मालूम है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू BQ अपॉन 2πm। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे हम, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप। जो 6th स्टैंडर्ड में हमने फॉर्मूला देखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसी को हम आगे आगे डिराइव करते हुए सॉल्व करते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटर है मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ काम होगा। सो यही चीज मेन इंपॉर्टेंट थी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट विल बी हाफ mv², मैकेनिक्स में सीखा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हाफ mv², v का फॉर्मूला आप जानते हैं ये है, तो b² q² r² अपॉन m² हो जाएगा। सो इट बिकम्स एज हाफ इंटू m इंटू v की जगह पर v का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर q² r² अपॉन m² में से ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल गेट द फॉर्मूला एज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू b² q² r² डिवाइडेड बाय 2m। सो नोट दिस फॉर्मूला एज वेल, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहाँ डिराइव करना थोड़ा जरूरी था क्योंकि ये फॉर्मूले दिमाग में आते नहीं है, ठीक है, इसलिए डिराइव कर करके ही समझाया है।
जो फॉर्मूले डिराइव नहीं करने हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, जो सिंपल है वो तो ठीक है, लेकिन ये डिराइव नहीं किया तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन तैयार करेंगी। और अगर सीईटी कुछ भी कॉन्सेप्ट बीच में से पूछती है तो हमें वो सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगी। बाय द चांसेस हम फॉर्मूला ही गलत कर देंगे तो आंसर तो ऑब्वियस है कि रॉन्ग होगा। तो ध्यान में रखें, साइक्लोट्रॉन में अगर जाना है तो बेसिक से जाए, हर चीज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स को कंपेयर किया तो V मिल जाएगा। उसके बाद जाना है V याद रखना है, अगर याद ही करना है आपको तो V याद कीजिए। और दूसरा साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में बेसिक से जाएंगे, स्पीड से लेके तो सब चीज आ जाएगा। कुछ भी पूछा कोई भी तकलीफ नहीं है हमें। टाइम पीरियड पूछा टाइम पीरियड निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूछी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी अगर याद ही करना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, काइनेटिक एनर्जी याद कीजिए, टाइम पीरियड याद कीजिए और यहाँ से वेलोसिटी याद कीजिए। होप सो ये चीजें इजी है, समझने में आसान है। नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग अ करंट। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा अगर एक वायर करंट कैरी कर रहा है तो। सो इसके लिए हम कंडीशंस देखेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसमें हम स्ट्रेट वायर सबसे पहले ले रहे हैं। स्ट्रेट वायर के लिए हमने ऐसा कंसिडर किया कि करंट है इसके अंदर, दिस इज टोटल लेंथ L। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी इस तरफ है एंड मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हो रहा है, दैट इज ऐसे डेवलप होगा। बस ये 2D के अंदर, वन डायमेंशनल के अंदर इतना सही से समझा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू इमेजिन इट। आगे स्ट्रेट अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो दैट मींस F निकालना है, F इज इक्वल टू एंड वी नो द फार्मूला BQB। ठीक है, आगे साइन वाइन को कंसीडर किया जाए। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। अब इसमें हमें क्या मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा अगर उसके अंदर करंट डेवलप हो जाए तो वायर के अंदर। सो हम क्या करेंगे, वी नो यहाँ पे अगर करंट को देखा जाए तो करंट से रिलेट करने वाली चीज एक चार्ज ही है। कैसे देखो, Q इज इक्वल टू IT हम सब जानते हैं, करेक्ट है ना। तो दिस फार्मूला बिकम्स, अगर ये लेंथ L है, ये वेलोसिटी V है और इसके ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं दिस T इज क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो स्पीड के हिसाब से अगर हम देखेंगे फॉर्मूला तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसी के बेसिस पे हम आगे चलकर देखेंगे तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड व्हाट इज डिस्टेंस, यहाँ पूरा डिस्टेंस तो क्या पता चल रहा है, L है, सही है। एंड स्पीड कितनी, स्पीड मतलब वेलोसिटी, मतलब T इज इक्वल टू L/V, ये चीज मुझे मालूम पड़ रही है यहाँ से। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया और उसके बाद टाइम पीरियड ये इधर लेके आ गया, सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा इसलिए टाइम पीरियड नहीं बोल सकते, ये बात गलत हो जाएगी। टाइम है, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस इज L, स्पीड इज V। सो वही चीज पुट की है एंड मैं ये टाइम को इधर पुट अप कर देता हूँ। I तो मेरा एज इट इज है, L अपॉन V हो जाएगा टाइम की जगह पर। सो Q विल बी इक्वल टू IL अपॉन V। सो रिमेंबर दिस इज आल्सो, वो उधर हम ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि वहां Q जो है हमारे पास, उस Q की जगह पर हम ये चीज पुट अप कर देंगे। ऑब्वियस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो B इंटू Q कितना है, IL अपॉन V। ठीक है, इंटू ये वाला V तो रह ही गया एंड साइन थीटा। अब साइन कितना एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो चार्ज के बाद दो जो चीजें हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड वेलोसिटी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ जा रही है वेलोसिटी, यहाँ जा रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। सही है, तो एंगल 90 बना रहे हैं मतलब यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा एंड वी ऑल नो साइन 90 इज 1, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं B से B बेस के आंसर। सो IBL, साइन थीटा की जगह पर साइन 90 आ गया तो फोर्स विल बी F इज इक्वल टू IBL, वेयर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो फोर्स V बार F बार विल बी इक्वल टू, नाउ सी लेंथ के बाद बात दोनों रह गई, करंट इनटू, अब करंट एज इट इज रखेंगे तो V बार क्रॉस L बार विल बी द रिलेशन फॉर स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपली याद रखना है कि F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद अगर एंगल चेंज होते हैं तो एंगल के टर्म से आप फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्बिट्ररी शेप्ड कॉइल वायर। ठीक है, जैसे पहले में स्ट्रेट वायर था, अब आर्बिट्ररी मतलब शेप कोई परफेक्ट नहीं है, और वैसे वायर के लिए क्या यहाँ पर हमारे पास करंट या मैग्नेटिक फोर्स इंट्रोड्यूस होगा। सो रिमेंबर, अगर यहाँ पे हम देखे जाए तो शेप कुछ ऐसा है और इस पार्ट के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो हम सब जानते हैं कि इसके लिए हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ताकि हमें एक स्मॉल पार्ट मिल जाए, फिर उस स्मॉल पार्ट को करते हम एक लार्ज पार्ट को कवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये लेंथ L है, स्मॉल लेंथ है मतलब DL मैंने कंसिडर किया है, एंड देन इसके बाद फोर्स यहाँ पे इस पार्ट पर छोटा सा फोर्स F एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
ऐसा अगर हम मानेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट को। सो वी हैव इंटीग्रेटेड। एफएम क्या है? एफएम इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो हमने अभी अभी लेंथ के लिए निकाला है ना, आईबीएल। तो आईबीएल के बेसिस पे ही हमने आई तो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? इन दोनों पार्ट में हो रहा है। अभी इसमें भी बी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो बस इंटीग्रेशन होगा डीएल मतलब लेंथ का। अब स्मॉल लेंथ है तो यहाँ पर हम लेंथ करने वाले हैं फ्रॉम लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब लिमिट स्टार्ट इनिशियल टू लास्ट में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आगे का पार्ट इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आर्बिट्ररी शेप्ड वायर के लिए वैल्यूज पुट अप करके आपको पूछ सकते हैं। तो सिंपली फार्मूला इतना ही ध्यान रखना है कि Fm इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपको दे के रखी रहेगी, बी की वैल्यू आपको दे के रखी हुई होगी, एंड इंटीग्रेशन आपको सिर्फ इतना करना है कि डीएल। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेंथ की वैल्यूज भी दे के रखे हुए रहते हैं, इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करना है एंड फर्दर आसान हो जाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान में रखिए इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोट अगर पूरा वायर क्लोज्ड है, ठीक है, मतलब क्या कि ये जो आर्बिट्ररी कॉइल है ये अगर पूरा ही क्लोज्ड है, हाँ, अब ऑब्वियस ऐसे नहीं होगा शेप, द शेप विल बी ऐसे कुछ इन कोई भी शेप दिया है एंड यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होके अगेन इट हैज बीन एंडेड ओवर हियर। तो एंड जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एंड हुआ है, मतलब लिमिट्स जो है वो इनिशियल जो थे वही फाइनल लिमिट्स हैं इसके। समझ में आ रही है बात? लिमिट्स तो उसके इनिशियली जो है वही फाइनल होंगे। अब अगर इनिशियल लिमिट्स और फाइनल लिमिट्स एक ही हैं, दैट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उसको आप सॉल्व भी करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। एंड इफ दैट बिकम जीरो तो आप देख सकते हैं सारे टर्म्स मल्टीप्लाइड में ही है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? अगर वायर क्लोज्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स फॉर क्लोज्ड वायर इज जीरो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें, सीटी पे इस पे सवाल आ सकता है। सारी वैल्यूज को दे दी जाएगी एंड दिया रहेगा कि लिमिट इज चेंजिंग फ्रॉम x टू x। अब x से x लिमिट चेंज हो रहा है, मतलब वैल्यूज पुट अप करने के बाद आंसर जीरो ही आने वाला है। इफ इट बिकम्स जीरो, सारा आंसर ही जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, इसके ऊपर अगर कॉन्सेप्ट आया तो इस पे आ सकता है, दैट्स इट। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज टॉर्क ऑन करंट लूप। अब करंट लूप है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना इंट्रोड्यूस होता है, सो इसकी भी डेरिवेशन दी हुई है, अच्छी खासी लंबी समझाई हुई है, हमको लेक्चर है। तो NIAB ये डायरेक्ट फार्मूला है, इतना ध्यान में रखिए। बेनिफिट है कि ये फार्मूले को सिर्फ ध्यान में रखना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, एंड टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, फिर वही कंसेप्ट रिपीट हो जाता है आगे चलकर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। कौन सा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही MCG भी कहा जाता है, सो दैट विल बी इक्वल टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर है तो कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सो वही टॉर्क जो है वो इस चीज पे नहीं आ जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो K है ये डिफ्लेक्शन दिखाने की वजह से कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड थीटा इज द डिफ्लेक्टिंग एंगल। कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो कितना डिफ्लेक्शन होगा ये भी ऑब्जर्व किया जाता है उसमें। सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं इस टॉर्क की जगह पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सो माय फार्मूला बिकम्स K थीटा इज इक्वल टू NIAB। एंड अगर इसी को चेक करते हुए हम जाएंगे तो थीटा कितना मिल जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय K। ठीक है, क्योंकि ये K में इधर लेके आ गया, रिमेनिंग आउटसाइड कांस्टेंट आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कांस्टेंट की तरह काम करेगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि डिफ्लेक्टिंग एंगल चेंज हो रहा है तो करंट के ऊपर फर्क पड़ता है इसके बेसिस पे। ठीक है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस रिलेशन, दीज आर कांस्टेंट्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट पूरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर वैल्यूज को मालूम है तो इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, बाकी ये क्या चीजें ये मैंने इधर लिख के दी है कि थीटा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स N होता है, A एरिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन B है, I करंट है। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस वन शॉट वीडियो लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमारा लेसन आधा अभी भी बाकी है, सो हम उसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्ट रिलेशंस हैं, मतलब ज्यादा थ्योरी है, सो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके भी ऊपर न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप कि इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं है। इफ एनी डाउट इज देयर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एमएसटी।